नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका। ये आज है खास स्पेशल एडिशन। शनिवार है। वैसे तो शनिवार को रात 9 बजे आप टीवी 9 भारतवर्ष पर हमारा शो दृश्यम देखते हैं, सुपर हिट शो है वो। लेकिन आज बजट का दिन है और इसीलिए हम आपके लिए फिक्र आपकी का बजट विशेषांक लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि मोदी सरकार ने इस बार के बजट में मिडिल क्लास की जेब कैसे भर दी है। 12 लाख तक की आय को कर मुक्त क्यों किया गया है। क्या इसका दिल्ली और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से भी कोई कनेक्शन है? हम इसे भी फिक्र के लेंस से देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये बजट सिर्फ मिडिल क्लास पर फोकस करके लाया गया है, तो ऐसा भी नहीं है। इसीलिए सबसे पहले आपको बजट से जुड़ी बड़ी बातें जल्दी से बता देते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि तकनीकी रूप से 1 मई से आपकी सैलरी बढ़ने वाली है, क्योंकि 1 लाख रुपए महीने की कमाई करने वाले व्यक्ति को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। सरकार अगर मिडिल क्लास पर मेहरबान है तो ज्ञान पर भी उतना ही ध्यान है। ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और किसान और नारी। इस बजट में इन 4 कैटेगरी के लोगों के लिए खजाना खोला गया है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 100 विकासशील जिलों में खेती की पैदावार बढ़ाने, फसल कटाई और भंडारण के लिए सुविधा होगी। किसानों को लोन मिलने में भी सुविधा होगी। करीब 1,70,00,000 किसानों को इससे फायदा होगा। युवा उद्यमियों को राहत देने की कोशिश है। एमएसएमई सेक्टर के लिए मिलने वाला कर्ज अब 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। स्टार्टअप भी 20 करोड़ तक लोन ले पाएंगे। 22 लाख नौकरियां सिर्फ एमएसएमई में होंगी, ऐसा लगता है। वहीं देश की महिलाओं की बात करें तो आंगनबाड़ी योजना के तहत देश भर में 8 करोड़ से अधिक बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। इसके अलावा अगले साल मेडिकल कॉलेज में 10,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। अगले 5 वर्ष में 75,000 सीटों का विस्तार होगा और 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनाया गया है, जिससे शहरों के विकास को गति मिलेगी। इसके अलावा भी बजट में कई बातों पर फोकस है, हम आपको आगे बताएंगे। जैसे कि 500 करोड़ का एलोकेशन है एआई इंटेलिजेंस, एआई एक्सीलेंस को लेकर। लेकिन शुरुआत बजट से जुड़ी आज की 2 सबसे ट्रेंडिंग खबरों के साथ करते हैं। मोदी सरकार का दावा है कि बजट युवा, गरीब, किसान, महिला, कारोबारी और मिडिल क्लास को राहत देने वाला है, यानी कि सबका साथ सबका विकास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो यह भी कहा कि यह बजट विकसित भारत बनाने में एक बड़ा कदम है। लेकिन आज बजट में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग 2 बातें रही। पहले, नए टैक्स स्लैब में नई टैक्स रेजिम में मिडिल क्लास की 12 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त, जिसके बारे में हम सुबह से आपके मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का फिक्र आपकी बजट एडिशन में उत्तर देने वाले हैं। और दूसरी बात जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा थी वो थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की क्रीम कलर की मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी। 2 महीने पहले ही ये साड़ी उन्हें पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी ने गिफ्ट की थी। उस समय दुलारी देवी ने उनसे यह भी कहा था कि आप जब बजट को पेश करने जाएंगी तो यह साड़ी अवश्य पहनिएगा। निर्मला सीतारमण ने आज ऐसा ही किया। वैसे आपको बता दें कि हर साड़ी की अपनी खासियत होती है। जैसे बनारसी साड़ी, कांजीवरम साड़ी, उसी तरह से मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी भी विशेष होती है। इसके बॉर्डर पर बनी पेंटिंग बिहार की पारंपरिक और सांस्कृतिक छवियों को दर्शाती है। इस पेंटिंग्स में देवी देवता दर्शाए जाते हैं, प्रकृति से जुड़े दृश्य दिखाए जाते हैं। ये साड़ी इन्हीं खासियतों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और निर्मला सीतारमण ने इसे पहनकर न सिर्फ पद्मश्री दुलारी देवी को सम्मान दिया, बल्कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने के कारण इस मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी को पहनकर उन्होंने बिहार के लोगों को एक पॉलिटिकल मैसेज भी दिया है। खैर, बात बजट की हो रही है तो आपको यह भी जानना चाहिए कि निर्मला सीतारमण ने आज 8वीं बार देश का बजट पेश किया। पूरे 77 मिनट तक बजट भाषण दिया और इस दौरान कुल 5 बार पानी पिया। अब आते हैं टैक्स पर। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के बजट में मिडिल क्लास पर सचमुच मां लक्ष्मी की कृपा हो गई। हालांकि इसमें कुछ शर्तें लागू हैं, कंडीशंस अप्लाई। इसे आप ऐसे समझिए कि जो व्यक्ति महीने का 1 लाख रुपए कमाता है उसे अब 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि मोदी सरकार ने नए टैक्स रेजिम के तहत 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त कर दिया है। 2023 में यह लिमिट 7 लाख रुपए थी।
यानी 5 लाख और बढ़ाया गया है। लेकिन आप अगर नौकरी पेशा हैं तो इसमें 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन के और जोड़ लीजिए, यानी आपकी आय अगर 12,75,000 रुपए के अंदर है और आप सैलरीड हैं तो यह पूरी आय कर मुक्त मानिए। यहां पर हम एक पॉइंट फिर से क्लियर कर दें कि यह लाभ लेने के लिए आपको नई टैक्स रिजीम में होना होगा। यह लाभ पुरानी कर व्यवस्था में जाने पर नहीं मिलेगा। अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, तो इसका जवाब यह है कि सरकार का पूरा फोकस पिछले कुछ वर्षों से न्यू टैक्स रिजीम पर ही है। सरकार की मंशा है कि देश के ज्यादा से ज्यादा करदाता इस नए टैक्स रिजीम से जुड़े, इसीलिए इसे लोक लुभावन बनाने की कोशिश है। फिक्र के हमारे कई फैंस ऐसे भी होंगे जिनकी कमाई 12 लाख रुपए से अधिक होगी। अब वो ये सोच रहे होंगे कि अगर ये बजट मिडिल क्लास को फोकस में रखकर बनाया गया है तो उन्हें इस बजट से क्या मिला, मोदी सरकार ने क्या उन्हें भी कोई फायदा पहुंचाया है या उन्हें नुकसान हुआ है। तो ऐसे लोग जो 15 लाख, 20 लाख या फिर 24 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, उन्हें अपना टैक्स बेनिफिट जानने के लिए न्यू रिजीम वाला नया स्लैब और न्यू रिजीम वाला पुराना स्लैब जो है, दोनों ही एक साथ देखना होगा। नई टैक्स रिजीम में पुराना जो स्लैब था उसके अनुसार 3 लाख तक की आय पर 0% टैक्स था। इस बार यह लिमिट 4 लाख कर दी गई है, यानी 0 से 4 लाख तक की सालाना कमाई पर टैक्स 0। इस तरह से पुराने स्लैब में 3 लाख से लेकर 7 लाख तक की सालाना इनकम टैक्स पर 5% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन इस बार यह लिमिट बढ़ाकर 4 से 8 लाख कर दी गई है और टैक्स 5% ही रखा गया है। इसी तरह से पुराने स्लैब में 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन इस बार यह लिमिट बढ़ाकर 8 से 12 लाख कर दी गई है। टैक्स की दर वही 10% है। इसके बाद पुराने स्लैब में 12 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक की आय पर 20% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन इस बार यह सीमा 16 लाख से 20 लाख रुपए रखी गई है। टैक्स की दर सेम है। पुराने स्लैब में 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स देना होता था, लेकिन अब हो गया इंटरेस्टिंग फैक्ट, नए स्लैब में 20 लाख से 24 लाख तक की आय पर अब 5 लाख का, देखिए यहां पर हेरफेर हुआ है, 20 लाख से 25 लाख की आय पर 20 लाख से 24 लाख तक की आय पर अब 25% टैक्स देना होगा। इस दायरे में आने वाले लोगों को 5% का फायदा होगा और इस नए स्लैब में इस बार 7वां पॉइंट यह भी जोड़ा गया है कि जिनकी आय 24 लाख रुपए से अधिक है उन्हें 30% टैक्स देना होगा। हो सकता है कि ये प्रतिशत वगैरह देखकर आपका दिमाग चकरा गया, आप ये सोच रहे हो कि भैया मुझे साधारण तरीके से बताओ कि जेब में टैक्स का कितना रुपया बचेगा। तो बिल्कुल सरल तरीके से हमने ये चार्ट भी फिक्र के सभी फैंस के लिए तैयार किया। सरकार कह रही है कि जो लोग नौकरी पेशा नहीं हैं वो अगर 12 लाख तक की आय कमाते हैं तो उन्हें 80,000 रुपए के टैक्स की बचत होगी। अब मान लीजिए कि आपकी सैलरी 16 लाख रुपए सालाना है, इस पर आपने पिछली बार न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से 1,70,000 रुपए टैक्स दिया होगा, तो इस बार आपको 1,20,000 रुपए टैक्स देना होगा, मतलब 50,000 रुपए का सीधा फायदा होगा। इसी तरह से अगर आपकी सैलरी 20 लाख है तो पिछली बार आपने 2,90,000 रुपए टैक्स दिया होगा, लेकिन इस बार आप 2 लाख रुपए ही टैक्स देंगे, मतलब 20 लाख सैलरी वालों को अब 90,000 रुपए का फायदा होगा। बात करें 24 लाख रुपए इनकम टैक्स की, तो पिछली बार इतनी आय वाले लोगों ने 4,10,000 रुपए टैक्स दिया होगा, लेकिन अब आपको 3 लाख टैक्स देना होगा, मतलब यहां पर 1,10,000 रुपए का फायदा। इसको और आसान तरीके से समझने के लिए TV9 ने थोड़ी देर पहले बीजेपी नेता और प्रोफेसर गौरव वल्लभ से बातचीत की, जिनका पहले पूर्वानुमान जितना भी स्टूडियो में था एकदम सही निकला। सुनिए उन्होंने इस पूरे हिसाब किताब को कैसे समझाया। तो अगर हम ये माने कि अगर आप 12 लाख रुपए तक इनकम है, ये है FY25 का बजट, ये मैं पिछले साल का बजट बता रहा हूं, तो आपको 12 लाख रुपए तक की अगर आपके पास इनकम है तो आपको इधर तो नो टैक्स है और इधर आपको टैक्स देना पड़ता था लगभग 80,000 रुपया। फिर अगर हम इसको बढ़ा देते हैं 20 लाख की इनकम कर देते हैं, ₹20 लाख की, तो अभी हमें 20 लाख पर 2.9 लाख रुपया टैक्स देना अभी इस न्यू टैक्स रिजीम, और पुराने पिछले साल की न्यू टैक्स रिजीम में 2 लाख का टैक्स देना, मतलब 90,000 का फायदा।
मैं न्यू टू न्यू कंपेयर कर रहा हूँ। ये 2.9 होगा पिछले बार का और इस बार 2 लाख होगा। नहीं, हाँ ये मैंने हाँ, 2 2 लाख और 2 ये 2.9 हाँ, तो 90,000 का 90,000 फायदा हो गया। अगर आपकी इनकम 24 लाख रुपया है तो यानी 2 लाख रुपए आप महीना कमाते 2 लाख रुपया, तो अभी हमें जो कर देना पहले जो कर देना पड़ता था वो देना पड़ता था 4.1 लाख और अभी देना है 3 लाख, लगभग 1,10,000 रुपए का फायदा। 1,10,000 का फायदा। तो ये तो हमने कंपैरिजन किया है न्यू टैक्स रेजिम पुरानी और नई। तो मोटा मोटी 90,000 का फायदा 20 लाख तक, 24 लाख तक आपके 1,10,000 का, इधर 12 लाख तक आपको 80,000 का लेकिन फायदा। गौरव वल्लभ जी, सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में है वो ये कि ओल्ड टैक्स रेजिम में हमें बहुत सारे फायदे मिलते थे, बहुत सारे रिबेट्स आप लेते थे। अब इसमें ओल्ड टैक्स पे आ जाते हैं। अगर आप वो सारे फायदे ले रहे हैं पर तो क्या फर्क ओल्ड है? टैक्स की जो रेट थी उसमें आप 8 से 12 हो तो आप 10% टैक्स में हो, यहाँ 10 लाख के ऊपर 30%। यानी अब एक्स्ट्रा स्लैब्स ऐड कर दिए गए हैं आपकी Correct. तनख्वाह को देखते हुए। करेक्ट। तो इसमें क्या है कि 10 लाख के ऊपर आपको 30% टैक्स है, वहां पर आप 8 से 12 हो तो 15, 12 से 16 हो तो 20, 16 से 20 से 24 हो तो 25 और मोर देन 24 हो तो 30। तो यहाँ पे तो 10 लाख के ऊपर ही 30% हो गया। तो अगर हम इसका कंपैरिजन आज के टैक्स रिजाइम से करें तो अब आप इसको देखेंगे 0 से 4 यहाँ तो 0% है, 4 से 8 यहाँ पे 5% है, यहाँ पे आप 8 लाख में हो तो 5 लाख के ऊपर आपको 20% देना है। 8 से 12 आप यहाँ पे 10% पे हो, 12 से 16 में आप यहाँ 15% पे हो, 16 से 20 यहाँ आप 20% पे हो, 20 से 24 आप यहाँ 25% पे हो और 24 लाख के ऊपर आप 30%। तो अगर आप सारे फायदे भी ले रहे हैं लो तो भी अगर हम ये रेट ही इसकी माने तो न्यू टैक्स रिजीम फायदेमंद है। न्यू टैक्स रिजीम सारे फायदे आप HRA के ATC के भी ले लो तो न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है, फायदेमंद है। देखिए, देश में 85% लोग ऐसे हैं जो 12 लाख रुपए से कम कमाते हैं। टैक्स को लेकर हुए ऐलान के बाद लोगों के पास पैसे बचेंगे और लोग ये पैसा दूसरी चीजों पर खर्च करेंगे। ये वो लोग हैं जिन्हें मिडिल क्लास की श्रेणी में माना जाता है और मिडिल क्लास पर लक्ष्मी की कृपा रहे, ये संकेत कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने बजट सत्र की शुरुआत में दे दिया था। देखिए, इन्फ्लेशन जो है, महंगाई की एक डेफिनेशन है, बड़ी पुरानी इकोनॉमिक्स में हम लोग सबने पढ़ी होगी 9th क्लास में, वो है टू मेनी हैंड्स कैचिंग टू फ्यू गुड्स। अब इस इन्फ्लेशन को कैसे कम करना है, कैसे लोगों की जेब में और पैसा डालना है, कैसे इकोनॉमी को और फ्यूल करना है। अब टू फ्यू गुड्स तो अलग अलग रीजन से भी हो सकता है, तो ये पूरा मैथमेटिक्स यहां पर वर्कआउट किया जा रहा है। आज जब वित्त मंत्री ने राहत वाली ये घोषणा की तो पीएम मोदी ने बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बजट मिडिल क्लास की जेब भरेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को तेजी देगा। that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। 1 crore people will not benefit between the 7 lakh and 12 lakhs. मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे।
मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को राहत देने के लिए कुछ और भी बड़े ऐलान किए हैं, जैसे कि सभी करदाता पिछले 4 वर्ष का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। बहुत अच्छी बात है। इससे पहले तक यह सीमा 2 साल की थी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की जो सीमा है 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। बुजुर्गों को एफडी पर मिलने वाले 50,000 रुपए ब्याज पर टीडीएस नहीं लगाया जाता था, अब इसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। यानी किसी डिपॉजिट पर 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं लगेगा। एक अनुमान के अनुसार इस फैसले से देश के 10 करोड़ से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा। इसके अलावा किराए से होने वाले आय पर टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 6 लाख की गई है। यह सीमा पहले 2.5 लाख थी, यानी घर किराए पर देने वाले मकान मालिकों को फायदा पहुंचाया गया है। वैसे इनकम टैक्स को लेकर आज वित्त मंत्री ने एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि अगले सप्ताह एक नया इनकम टैक्स बिल संसद में पेश किया जाएगा। इसकी बड़ी बातें अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन माना जा रहा है कि नए इनकम टैक्स बिल में कई बड़े सुधारों का ऐलान हो सकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि नया आयकर विधेयक समझने में आसान होगा और इससे मुकदमेबाजी को कम करने में मदद मिलेगी। असल में वर्तमान आयकर कानून 6 दशक पुराना है और सरकार के अनुसार काफी जटिल भी है, जिसे सरल करने के लिए ही नया बिल लाया जाएगा, जिसमें न्याय की भावना रहेगी और यह कानून पहले विश्वास करो बाद में जांच करो के सिद्धांत पर काम करेगा। बजट की एक खासियत होती है, सत्ता पक्ष को यह बहुत पसंद आता है और विपक्ष को इसमें बुराइयां दिखती हैं। अगर पिछले वर्ष की प्रतिक्रिया भी देखें तो उसमें कुछ बदलाव नहीं दिखेगा। पिछली बार भी सरकार ने बजट को ऐतिहासिक बताया था और विपक्ष ने निराशाजनक। इस बार भी सरकार की ओर से बजट की खूब तारीफ की जा रही है और विपक्ष इसे एक कमजोर बजट बता रहा है, लेकिन विपक्ष ने बजट के दौरान वॉकआउट भी कर दिया था, यह भी नहीं भूलना चाहिए। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. $12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, और हर एक ब्रैकेट में आप देखोगे तो करीब 40 से 25% की राहत हाई इनकम टैक्स पेयर के लिए तक भी दिया गया है। तो ये एक कॉम्पोजिट बजट है, एक बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा और एक ऐसा बजट है जो भारत को केवल आत्मनिर्भर नहीं लेकिन भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। बार बार सिर्फ किसानों और मध्यम वर्ग सिर्फ शब्दों के लिए ही टैक्स में बार बार रिस्ट्रक्चरिंग पहले भी हुआ, लेकिन मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं मिली। जीएसटी जिस प्रकार से जीएसटी, कभी इस पे जीएसटी, कभी उस पे जीएसटी, तो आज भी मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में जितने भी बजट है सबसे कमजोर बजट इस साल का बजट रहा है, एकदम नॉन इवेंट है। जब 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, केवल 50,000 रुपये तक का टैक्स एग्जेम्पशन होता, 50,000 से लेकर के आज सीधे 12 लाख तक पहुँच रहे। निश्चित रूप से मध्यम वर्ग को एक बड़ी राहत भी है। छोटे व्यापारी हैं, उनको क्या लाभ हो रहा है? उनके 12 लाख के आमदनी पर तो आपने कोई टैक्स की राहत दी नहीं। छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनको आपने इससे बाहर कर दिया। उनकी भी तो आमदनी 12-15 लाख रुपए साल की होती है। ये मध्यम वर्ग के लिए वरदान है। कोई कल्पना नहीं करता था कि इनकम टैक्स में छूट की सीमा 12 लाख रुपए तक हो जाएगी, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वित्त मंत्री जी को और विशेषकर प्रधानमंत्री जी को। जीएसटी देते हैं आप, रोड टैक्स देते हैं, एजुकेशन टैक्स देते हैं, इतने सारे टैक्स हैं कि पता लगता है कि साल भर में आपको जितना पैसा मिलता है उसका 5 महीने का ये टैक्स में खा जाते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं? कोई रिलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं। मोदी सरकार के मिडिल क्लास पर फोकस्ड इस बजट को सियासी पंडित दिल्ली में होने वाले चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग है और 2022 में एक सर्वेक्षण में पाया गया था कि दिल्ली में करीब 67% लोग मध्यम वर्ग से हैं। हालांकि एक आंकड़ा इसको 45% भी कहता है। मध्य वर्ग की बहुत सी परिभाषाएं हैं और यह आंकड़ा इन परिभाषाओं को के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन एक बात साफ है, जिस पार्टी को मध्यम वर्ग का वोट ज्यादा मिलेगा वो पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने में बहुत करीब होगी।
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इसीलिए इस चुनाव में लगातार मिडिल क्लास के लिए लुभावने बातें कर रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार को कुछ वक्त पहले एक्स पर पोस्ट लिखकर यह भी चुनौती दी थी कि टैक्स स्लैब की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की जानी चाहिए, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख तक की आय कर मुक्त करके नहले पर दहला चल दिया है। अब इसका बीजेपी को चुनाव में कितना फायदा मिलेगा, ये 8 फरवरी को आने वाले नतीजे बताएंगे। अब आपके मन में यह भी प्रश्न आ सकता है कि मिडिल क्लास की परिभाषा क्या है, मध्यम वर्ग में कौन आता है। प्राइस यानी पीपल्स रिसर्च इंडिया कंज्यूमर्स इकोनॉमी ने 2022 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके अनुसार भारत में अगर किसी घर की कुल इनकम 5 लाख या 30 लाख के बीच में है तो वो मिडिल क्लास के दायरे में आएगा। इस तरह से अगर कोई व्यक्ति 1 लाख 9,000 से 6,46,000 रुपए वार्षिक कमाई करता है तो वो मिडिल क्लास में माना जाएगा। आपको ये बताना जरूरी है कि भारत में पर कैपिटा इनकम जो है वो करीब $2,300 यानी करीब 1,80,000 समथिंग है। प्राइस के सर्वे के अनुसार वर्ष 2020-21 में देश में करीब 43 करोड़ लोग मिडिल क्लास के माने गए थे, 43 करोड़। वहीं नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अनुसार मध्यम वर्ग के परिवारों की आय 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए प्रति वर्ष के बीच मानी गई है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी और ईस्थर डुफ्लो ने वर्ष 2008 में भारतीय मध्यम वर्ग को ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया था जिनका खर्च प्रति वर्ष 58,000 रुपए से लेकर 2,90,000 रुपए के बीच में है। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में 2022 में भारत में करीब 46 करोड़ लोग मध्यम वर्ग के थे, मिडिल क्लास। लेकिन जहां तक सरकार का सवाल है, सालाना 8 लाख रुपए से कम कमाने वाले परिवारों को आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का हिस्सा माना जाता है। उसके ऊपर मध्यम वर्ग शुरू होता है। वैसे तो आज देश भर में बजट विमर्श का सबसे प्रमुख विषय, लेकिन बजट के साथ बिहार की भी चर्चा काफी हो रही है। जहां इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने, बिहार पर तोहफों की बरसात हुई है। 1 घंटा 14 मिनट के भाषण में बिहार का जिक्र भी 8 बार किया गया। वित्त मंत्री जब बजट पेश करने पहुंची तो उन्होंने खासतौर से मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी। बजट की शुरुआत भी उन्होंने बिहार की पहचान बन चुके मखाना से की। 5 पॉइंट में समझे कि बिहार को इस बजट में क्या क्या मिला है। मखाना के उत्पादन, बिक्री और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। मखाना को मिथिलांचल इलाके की शान कहा जाता है। मखाना बोर्ड किसानों को ट्रेनिंग देगा और सपोर्ट करेगा ताकि उन्हें सरकारी लाभ मिल सके। पटना IIT कैंपस का विस्तार किया जाएगा, जहां हॉस्टल और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार दिया जाएगा, जिससे प्रतिभाओं को बेहतर और ज्यादा मौके मिलेंगे। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा। इससे किसानों को काफी फायदा होगा, उनकी आय बढ़ेगी और युवाओं के लिए रोजगार भी बढ़ेंगे। बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। पटना एयरपोर्ट और बिहाटा एयरपोर्ट के अलावा यह प्रोजेक्ट होगा। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का मतलब होता है ऐसे किसी जमीन पर हवाई अड्डा बनाना जहां पहले से कोई निर्माण ना हुआ हो। खाली और अविकसित जमीन पर ही ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाता है। इसका मकसद शहर में पहले से मौजूद एयरपोर्ट की भीड़ को तो कम करना होता है, और जो एयरपोर्ट अपग्रेड किए जाते हैं या उनका विस्तार किया जाता है उन्हें ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट कहते हैं। इसके अलावा मिथिलांचल में वेस्टर्न कोसी कनाल प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इससे किसानों को फायदा होगा। 50,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का फायदा मिलेगा। साथ ही दलहन की खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। मोदी सरकार के बजट ने चुनावी राज्य बिहार को बम बम किया है तो सियासी गलियारे से बयानों की फायरिंग होने लगी। New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition and marketing of Makhana. जो आज का बजट है, बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जब पिछले बजट में जो बात आई थी उसी को दोहराने की बात इन लोगों ने किया है।
ये बजट मेरा मानना है गांव, ग्रामीण और गरीब विरोधी बजट भारत सरकार ने पेश किया है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जिक्र किया गया, एयरपोर्ट्स, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का इसमें जिक्र किया गया, एयरपोर्ट की एक्सपेंशन का जिक्र किया गया, आईआईटी में जिस तरीके से बिहार में एक्सपेंशन का जिक्र किया गया, तो मैं ये मानता हूं कि बिहार के लिए भी कि ओवरऑल ये एक बहुत ही खूबसूरत और मजबूत बजट है। बिहार तो मेरी कमजोरी है, बिहार मेरी मजबूती है और बिहार मेरी शक्ति है, मेरी ताकत है। तो आपने बिहार के बारे में कहा, या कुछ बातें हुई हैं जो बहुत लुभावना लगी, जो अच्छी लगी, बढ़िया लगा, वो अच्छा लगा मुझे। किसो जाहिर एक साथ साथ ये भी महसूस होता है कि चुनाव की घड़ी है, तो कहीं वही सोच कर तो चुनावी बजट पेश नहीं किया गया, और खासकर बिहार को फोरफ्रंट में लेके। नहीं, आरोप लगाने की अलग बात है, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जो पूर्वी भारत में जो विकास की गति कम हुई है, उसको ध्यान में रख के पटना में आईआईटी है, उसका विस्तार किया गया है। तो इसमें कौन खास बात है? बिहार भी इस देश का अंग है कि नहीं है? हमें पता है आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। अब सस्ता महंगा वाली फाइल खोलते हैं। कमर तोड़ महंगाई में लोग इस आस में थे कि देखें इस बार जेब कटती है, कुछ पैसे बचते हैं। चलिए देखिए, एक तरीका तो यह है कि आपकी जेब में पैसे आ गए, जो टैक्स रिबेट दी गई है। लेकिन अब यह देख लेते हैं कि आपके पैसे कहां बचेंगे और कहां आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी। कीमतों पर कस्टम ड्यूटी का सीधा असर पड़ता है। इस बार कई उत्पादों से कस्टम ड्यूटी कम होने की घोषणा हुई है। पहली चीज, और यह लाइफ सेविंग है, 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी पूरी तरह हटा ली गई है, यानी कि इन दवाओं की कीमत हो जाएगी अब बहुत कम। दूसरी बात, कैंसर की कुछ दवाएं भी सस्ती हो जाएंगी। इन दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% करने का ऐलान हुआ है। इसके अलावा मेडिकल उपकरण भी सस्ते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक के कुछ सामान भी सस्ता होंगे, खासकर एलईडी और एलसीडी टीवी की कीमतें कम होंगी। अगर आप नया मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, मोबाइल की कीमतें घटने वाली हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले 35 सामान को कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। तो मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी सस्ती होंगी। ब्लू लेदर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। अब चमड़े से बना सामान यानी जूते, बेल्ट, हैंडबैग और जैकेट सस्ते होंगे। वित्त मंत्री ने कोबाल्ट पाउडर, लेड, जिंक जैसे 12 खनिज पदार्थों को बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट देने का ऐलान किया। इन खनिजों की कीमत भी कम होगी। मेड इन इंडिया कपड़े भी अब सस्ते हो जाएंगे। शिप मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल से कस्टम ड्यूटी कम हुई है, जिससे अब शिप मैन्युफैक्चरिंग की लागत भी कम हो जाएगी। सस्ती चीजों की लिस्ट लंबी है, इसे देखकर आप खुश हो सकते हैं। वैसे खुशी की एक वजह यह भी हो सकती है कि महंगी चीजों की सूची ज्यादा लंबी नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले खरीदते हैं तो आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि इन पर कस्टम ड्यूटी दोगुनी हो गई है। इसी तरह बुने हुए कपड़े खरीदने पर भी आपको अब जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। वैसे बजट में लोगों की नजर सोने और चांदी की कीमतों पर रहती है। पिछले साल बजट में सोने चांदी की कीमतें कम हुई थी। हालांकि इस बार के बजट में सोना चांदी की कीमतों को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ। ऑलरेडी 84,000 पर है, मतलब सोने और चांदी की कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर सामान की बात की जाए, काफी रेट ज्यादा थे, लोगों को दिक्कत होती थी, और तमाम जो लोग हैं इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत आश्रित हो चुके हैं। टीवी की बात की जाए, मोबाइल फोन्स की बात की जाए, इनके दाम गिरने से आपको क्या लगता है कि लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे? बिल्कुल। अभी 2 दिन पहले ही मेरा टीवी खराब हुआ था, तो घर पे बात चल रही थी, तो पिताजी ने कहा 2 मिनट रुक जाओ, क्या पता बजट में कुछ सस्ता मिल जाए। तो ये सौगात हमें मिली है, उसका फायदा मिल रहा है। आपको फायदा मिल रहा है? बिल्कुल। प्याज में सबसे अच्छा बजट दिया उन्होंने, और खास करके जो दवाओं का किया, देखो उसमें गरीब आदमी बहुत होता है, और गरीब आदमी को बेचारा कहाँ से लाएगा दवाएं, और उसके लिए बहुत अच्छा काम किया, और मिडिल क्लास को बहुत अच्छा बेनिफिट दिया। इसका ड्यूटी थी उसको कम किया गया है, यानी कि लेदर के पर्स और बैग्स वगैरह सस्ते हो जाएंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा है, लोग अब खरीदारी करेंगे। जो पहले लेदर नहीं पहनना चाहते तो वो अब लेदर पहनेंगे। इस बजट में सोना चांदी के दाम ना तो कम किए हैं ना बढ़ाए, इसको कैसे देखते हैं? देखिए सर, सोना चांदी तो एक अलग चीज़ है, गरीब लोगों से सोने चांदी का कोई लेना देना, लेकिन गरीब की जो जरूरतें हैं वो बीजेपी मोदी सरकार की इस बजट में देखो। क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, उसके बाद अब बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है।
इसमें स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन और एआई तक कई बड़ी घोषणाएं शामिल हैं। देश के करोड़ों छात्रों को बजट में उनके लिए हुई घोषणाओं को ध्यान से सुनना चाहिए। स्कूली शिक्षा की बात करें तो सरकार का जोर डिजिटलाइजेशन पर साफ दिख रहा है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में के स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत कई भारतीय भाषाओं में छात्रों को किताबों के डिजिटल वर्जन उपलब्ध कराए जाएंगे। अगले 5 सालों में 50,000 सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है। इन लैब्स का मकसद छात्रों को नए इनोवेशन और तकनीक की जानकारी देना है, जिससे स्कूल स्तर पर छात्रों की इनोवेटिव स्किल को बढ़ावा मिलेगा। स्कूली शिक्षा में जहां स्किल पर जोर रहा, वहीं हायर एजुकेशन में नए अवसरों पर वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं की हैं। खासकर आईआईटी और मेडिकल को लेकर बड़े ऐलान हुए हैं, जिसके मुताबिक अगले 1 वर्ष में मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी और अगले 5 वर्ष में मेडिकल की 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। 5 आईआईटी का विस्तार किया जाएगा। इन आईआईटी में 6500 छात्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में आईआईटी और आईआईएससी में 10,000 युवाओं को फेलोशिप दी जाएगी। युवाओं को उद्योगों से जुड़े स्किल विकसित करने के लिए भी 5 एक्सीलेंस सेंटर खोले जाने की भी घोषणा हुई है। वैसे सरकार इस बजट में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी एक्टिव दिखी। एआई एजुकेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं को शुरू करने की घोषणा हुई है। एआई एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। यह सरकार की तरफ से है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बहुत कम है, लेकिन एआई की दिशा में प्राइवेट कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो प्राइवेट कंट्रीब्यूशन इसमें काउंट नहीं हो रहा। ये जो हो रहा है ये सरकार की तरफ से एलोकेशन। एआई एजुकेशन के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। इससे साफ है कि एआई की दुनिया में रिसर्च को बढ़ाने पर सरकार का खास फोकस है। सरकार एआई की बढ़ती ताकत को समझ रही है। देश के युवाओं के हुनर को नई तकनीक और वक्त के साथ अपग्रेड करने पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षा की बात हो गई, जरा बिजनेस वर्ल्ड पर नजर डालते हैं। बजट में आज मुख्य फोकस एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज पर भी रहा। यह सेक्टर रोजगार के साथ आर्थिक तरक्की की धुरी होता है, इसीलिए बजट में इन पर खास फोकस दिखा। अब सूक्ष्म और लघु उद्योगों को 5 करोड़ के बजाय 10 करोड़ रुपए का लोन मिलेगा। स्टार्टअप के लिए लोन की सीमा को बढ़ाकर अब 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पहले 10 करोड़ थी। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए के साथ नया कोष बनाया जाएगा। रजिस्टर्ड सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपए तक की सीमा वाले 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। खिलौना उद्योग में भारत को ग्लोबल हब बनाने की योजना है। मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी। नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार देने की प्लानिंग है। कुल मिलाकर बजट में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों और स्टार्टअप पर बड़ा फोकस दिखा। एमएसएमई सेक्टर विकास का दूसरा इंजन कहलाता है। अब कृषि सेक्टर की फाइल खोलते हैं। इसे देश के विकास का प्रथम इंजन माना जाता है। 2024 में भारत की जीडीपी में अकेले इस सेक्टर का योगदान 16% था। बजट में भी कृषि सेक्टर में फोकस दिखा। सरकार ने बताया कि 100 जिलों के लिए धन धान्य योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना लॉन्च होगी। इससे करीब 1.7 करोड़ किसानों को फायदा मिलने की संभावना है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मिलने वाले कर्ज की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। दलहन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्लान है। सरकार अरहर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेगी। केंद्रीय एजेंसियां नैफेड और एनसीसीएफ अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से ये दालें खरीदेगी। असम में 12.7 लाख मैट्रिक टन को वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक यूरिया प्लांट स्थापित किया जाएगा। कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। मखानों का उत्पादन, प्रसंस्करण और बिक्री में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में गहरे समंदर से निरंतर मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क लाया जाएगा। Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC.
किसानों के कल्याण पर और खेती के विकास पर इसमें सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। एक और बड़ा कदम जो खेती के लिए उठाया गया है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किसानों के लिए आय वृद्धि का बड़ा कारण बनेगी, उत्पादकता बढ़ेगी, फसल के बाद नुकसान कम होंगे। कई तरह के प्रयत्न हम लोग करने वाले हैं। क्या इस बजट में एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने का वादा जो किया था उसे पूरा करने के लिए कुछ कहा? कुछ नहीं। क्या इस बजट में किसान की फसलें खरीदने के लिए जो बजटरी प्रावधान है उसे बढ़ाया? एक फूटी कोड़ी नहीं। किसान एमएसपी कर्ज माफी, इस पर किसी तरह की कोई बात किसान को लेकर नहीं कही गई। देश का किसान भी इस बजट को लेकर बड़ी उम्मीद से बैठा था। लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे थे। गरीब के लिए कुछ नहीं, बेरोजगार के लिए कोई उम्मीद की किरण नहीं, किसान के लिए जो सोचा था वो नहीं। आज बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सरकार का फोकस है और इस बजट को वर्ष 2047 तक विकसित भारत के रोड मैप को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आपको बताते हैं कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने बजट में क्या प्रावधान किए। निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्यों को 50 वर्ष के लिए बिना ब्याज के 1.5 लाख करोड़ रुपए तक लोन मिलेगा। सरकार ने कहा कि गरीबों की आय बढ़ाने और माइक्रो उद्योग पर सरकार का फोकस है। नई परियोजनाओं के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही अर्बन डेवलपमेंट पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि अर्बन चैलेंज फंड पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार ने फुटवेयर और लेदर उद्योग के लिए 4 लाख करोड़ रुपए के कारोबार का टारगेट रखा है। साथ ही एमएसएमई का कवर अब 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. सब पब्लिसिटी के पैसे सारे खूब भर के खर्च रहे हैं और जो एक्चुअल इश्यूज हैं, जो जनता की एक्चुअल जो ज़रूरतें हैं, जो इश्यूज हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इसकी कोई चर्चा नहीं। आज आपने बजट में भी देखा होगा, ठीक है, कुछ अनाउंसमेंट्स किए, ठीक है, लेकिन महंगाई की एक भी बात नहीं हुई। देखिए, बजट को लेकर सियासत खूब हो रही है। राहुल गांधी ने इस बजट को गोली के घाव पर बैंडेड लगा देने वाला बताया है। विपक्ष के कई नेता इसे चुनावी राज्यों वाला बजट कह रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जब केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से बात की गई तो उन्होंने इन आरोपों पर क्या कहा, जरूर देखते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं बुलेट वुंड पे ये बैंडेड है और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि देखिए मैंने कहा था आप और भी फायदा पहुंचाएं, यानी जीएसटी में भी फायदा पहुंचाएं, होम लोन और कार लोन में भी फायदा पहुंचाएं। वो मेरी मांगे नहीं मानी है, ये तो मान ली है। इसमें तो खैर उन्होंने 10 लाख ही मांगा था, आपने तो और ज्यादा दे दिया, 12 लाख पे छूट दे दी। देखिए, राहुल गांधी जी के जो शब्द है ना कि बुलेट वुंड पे एक बैंडेड है, मैं उनकी अपनी ग्रैंड मदर की टैक्सेशन रेट याद करवाना चाहता हूं। जब 12 लाख की आमदनी पे 11,29,000 टैक्स था और राहुल गांधी जी जब आपकी चलती थी सरकार में तब तो 2.5 लाख था, अब 12 उसका 5 गुना हो गया। अब आपको क्या तकलीफ है? आप ये कोशिश करिए, आप कई बार लॉन्च हुए हैं, अगर कभी आपकी सरकार बनी है तो आप इनकम टैक्स अबॉलिश कर देना अगर आप करना चाहें। पर आपकी सरकार तो उसमें दूसरी तरफ जाती रही है, वो टैक्सेशन बढ़ाती रही है और लोगों को निचोड़ती रही है। जहां तक केजरीवाल जी की बात है, मुझे थोड़ी हैरानगी ये है, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन लेवल है, वो कभी तो पानी में जहर घुमा देता, फिर कभी कहता अरे भाई इसका स्वागत करो। अच्छी राजनीति ये होगी कि आप कहिएगा कि इसका आप थोड़ा वो करें, पर नहीं, आपने तो 10 लाख मांगा था इनकम टैक्स एग्जम्पशन, हमने 12 लाख कर दिया, उसको एक्नॉलेज तो करो। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में क्योंकि 67% तक मिडिल क्लास है तो उनको भी ध्यान में रखते हुए ये बड़ा ऐलान किया गया, ये बड़ा फैसला लिया गया। मैडम, ये जो मिडिल क्लास को रिलीफ मिली है इस बजट में, या उससे पहले पे कमीशन अपॉइंट की थी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं इसको दिल्ली के चुनाव के साथ
पूरी तरीके से जोड़ नहीं पा रहा हूं अपने दिमाग में, क्योंकि मिडिल क्लास जो है, सैलरी क्लास है, देश भर में है। आप पूरे ओवरऑल देखिए टैक्स पेयर्स कितने हैं। अगर 7.5 करोड़ टैक्स रिटर्न्स फाइल होते हैं और उसमें मान लीजिए 2.5 करोड़ या 3 करोड़ सही माने में टैक्स देते हैं, इसमें मिडिल क्लास के बहुत लोग आते हैं। तो वो सारे दिल्ली के नागरिक नहीं है, देश भर के नागरिक हैं। हाँ, जब तक वन कंट्री वन पोल का निर्णय नहीं लिया जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि हर साल किसी ना किसी राज्य में तो किसी स्टेट असेंबली के किसी और कोई चुनाव होंगे, ये तो होता रहेगा। फिक्र के बजट विशेषांक में हम उस महाकुंभ की भी बात करेंगे जहां करोड़ों लोग अब तक पवित्र स्नान कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन से प्रयागराज में जो पाप हुआ है उसकी गूंज आज संसद में भी सुनाई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे जैसे ही बजट भाषण के लिए खड़ी हुई, विपक्ष हंगामा करने लगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के दूसरे सांसद प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ के मुद्दे पर शोर करने लगे। माहौल ऐसा बन गया था जैसे विपक्ष शायद वित्त मंत्री के बजट भाषण का बहिष्कार कर देगा। कुछ विपक्षी सांसद वॉकआउट भी कर गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपनी सीट पर लौट आए। माहौल को शांत करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लेते हुए उन्हें नसीहत दी। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, अखिलेश जी ये उचित नहीं है, कभी भी बजट भाषण में ऐसा नहीं हुआ है। मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन इस तरह से हंगामा मत करिए। विपक्ष के शोरगुल के बीच निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन बजट पेश होने के बाद भी संसद भवन परिसर में प्रयागराज महाकुंभ में हुई मौतों पर सरकार से चुभने वाले सवाल किए गए। आखिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महाकुंभ में हुई मौतों का सच क्यों छुपा रही है? इस पर एक रील देखिए। 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। सैकड़ों लोगों की जान कुंभ मेले में गई और कुंभ मेले में हम संवेदना तक व्यक्त करने के लिए तैयार हैं, शोक प्रस्ताव तक लाने को नहीं तैयार है। समाजवादी की यह मांग है कि जो कुंभ में जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जितने श्रद्धालुओं ने, उनके आंकड़े सरकार पेश करे। अब आपको प्रयागराज ले चलते हैं। यूपी सरकार अब तक साफ नहीं बता पाई है कि आखिर भगदड़ से कितनी मौतें हुई, और इस भगदड़ की जांच के लिए 3 सदस्यों की न्यायिक आयोग की टीम प्रयागराज पहुंची। इस टीम का गठन योगी सरकार ने किया है, जिसे अपनी रिपोर्ट 15 फरवरी तक सौंपनी है। लेकिन जिस तरह से न्यायिक आयोग की टीम को लाया गया है, वो तस्वीरें जरूर वायरल हैं। आप देख सकते हैं, न्यायिक विभाग की टीम जैसे ही गाड़ी से उतर कर आई, पुलिस वालों ने हाथ में हाथ पकड़कर एक ह्यूमन चेन बनाई ताकि कोई भी न्यायिक आयोग की टीम तक ना पहुंच सके। इस टीम को कई पुलिस वालों की सुरक्षा घेरे में लाया गया, लेकिन कुछ ही देर में उन पीड़ितों ने न्यायिक आयोग की टीम को घेर लिया, जो अपने परिवार वालों को कई दिनों से तलाश रहे। ये लोग अपने परिजनों के पहचान पत्र लेकर पहुंचने लगे, जो भगदड़ के बाद से गायब हैं। इन पीड़ितों की आवाज में दर्द था। इनमें से कुछ लोग रो रहे थे, बिलक रहे थे, लेकिन न्यायिक आयोग की टीम सुरक्षा घेरे में थी। एक व्यक्ति उन अधिकारियों की गाड़ी के आगे लेट गया। प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे, योगी सरकार से सवाल किए गए। पुलिस भी मीडिया और पीड़ितों के परिजनों से भागती नजर आई। और ये सब कुछ प्रयागराज में स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज के ठीक बाहर हुआ। इस पर हंगामे वाली ये रील आपको जरूर देखनी चाहिए। ये क्या स्थिति है? ये देखिए गाड़ी के सामने, ये देखिए ये गाड़ी के सामने, ये बिल्कुल यहाँ पुलिस की गाड़ी है और उसके सामने ये देखिए किस तरह से सुरक्षा घेरा बनाया गया है। ये सुरक्षा घेरा, हालांकि मनु भास्कर से हमने पूछा कि कितनी कैजुअल्टीज हुई है, क्या अब तक स्थिति है, वो जवाब देने की स्थिति नहीं। लेकिन न्यायिक आयोग के सदस्यों को किस तरीके से इस तरह से पुलिसिया घेरे में लेकर के, और ये हॉस्पिटल स्वरूप रानी जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में जो न्यायिक आयोग है उसकी टीम यहाँ पर पहुँची है। ये देखिए, तो जिनके परिजन गायब हैं उन्होंने घेर लिया है। ये जो आयोग की जो टीम यहाँ है, ये देखिए चारों तरफ से ये कागज लेकर के, वो जो लापता का कागज लेकर के
जवाब नहीं दे रहा है। आयोग की टीम को किस तरह से आयोग की टीम को कागज और किसी भी आ करके मेंटेन करके चले जा रहे, किसी की सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। सर ये आवाज पहुंच रही है, ये लोगों की आवाज पहुंच रही है आप तक। सर ये जो परिजनों की आवाज है ये पहुंच रही है। ये देखिए ये क्या स्थिति है, ये देखिए ये देखिए गाड़ी के सामने, ये देखिए ये गाड़ी के सामने, ये बिल्कुल यहाँ पुलिस की गाड़ी है और उसके सामने ये स्थिति। अब आपको हमारे संवाददाता विपिन चौबे की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिन्होंने एक दिन पहले ही प्रयागराज में पुलिस और प्रशासन की नाकामी पर ऐसे चुभने वाले सवाल किए जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। अब वो उन लोगों को कैमरे पर लेकर आए हैं जो प्रयागराज में प्रशासन पर बेहद गंभीर सवाल उठा रहा है। झारखंड के जमशेदपुर से आए ये लोग पिछले कई दिनों से अपने पिता को ढूंढ रहे हैं। ये अपने पिता की तस्वीर को लेकर भटक रहे हैं। ये पुलिस के पास गए, ये अस्पताल गए, इन्होंने अधिकारियों से सवाल किए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि एक दिन पहले इन्होंने शवगृह में 30 शव देखे थे और आज पहुंचे तो सिर्फ 6 शव दिखाई दिए। इन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन जानबूझकर शवों को गायब कर रहा है। 29 को 4 बजे भोर से जो टेंट से निकले हैं दोबारा टेंट पे पहुंच नहीं पाए हैं और हमने सब पुलिस केंद्र खोया पाया केंद्र में सब जगह सहयोग लेना चाहा लेकिन उन्होंने कोई बता रहा है, कोई कुछ नहीं बता रहा है। और हॉस्पिटल भी घूम लिए, हर जगह देख रहे हैं, कुछ वहाँ से कोई खबर नहीं आ रहा है। पिताजी हैं? जी। अच्छा, जो गायब है। हाँ, ये जब हम डेड बॉडी देखने कल गए तो वहाँ डेड बॉडी करीब 30 थी और आज जब देखने गए तो वहाँ 6 डेड बॉडी थी। यहाँ सब डेड बॉडी फेंक दिया जा रहा है। मेरी मम्मी 28 तारीख से इंतजार कर रही है ना कि आएंगे, हम उसको क्या जवाब देंगे। जब फोन कर रही है बेटा ये मत बोलो, बोलो पापा आएंगे। बोला जा रहा, वहाँ का प्रशासन ही बोल रहा कि 2,500 से 3,000 आदमी मरा है और सबको गायब कर दिया गया है। जिस भी हाल में मेरे पापा है बस हमको लौटा दिया जाए और हमको कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से हमको कुछ नहीं लेके जाना है।